द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य इतिहास के रीतिकाल के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी और आज हम रीतिकाल की विशेषताएं यानी प्रवृत्तियां कह सकते हैं। किंतु इससे पूर्व अपन ने रीतिकाल के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। रीतिकाल के वर्गीकरण के बारे में अपन ने जाना था कि रीतिकाल का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया था। इससे पूर्व अपन रीतिकाल की परिस्थितियों की जानकारी करें तो रीतिकाल जो कला काल, श्रृंगार काल, अलंकार काल आदि नामों से भी जाना जाता है। रीतिकाल की सामाजिक परिस्थितियों की बात करें तो समाज में बड़ी अव्यवस्था थी, निराशा थी, मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसित था, जनता के ऊपर काफ़ी शोषण किया जाता था और नारी को केवल भोग की वस्तु ही माना गया था। रीतिकाल की सामाजिक परिस्थिति एकदम से समाज के पतन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है और रीतिकाल के कवि थे, उन्होंने भी राजाश्रयों में रह के सामंतों के अधीन रह के केवल उन्हें प्रसन्नचित्त करने के लिए रचनाएं व कविताएं लिखी थी। तो आज हम रीतिकाल के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। रीति किसे कहते हैं, जैसा कि अपन ने पूर्व की कक्षा में जाना था। रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि जो रीतिकाल के कवि हैं और चिंतामणि के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है रसविलास। चिंतामणि के ग्रंथ का नाम रसविलास और मतिराम कृत मतलब रचा हुआ, मतिराम के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था रसराज से रीतिकाल का प्रारंभ माना जाता है। परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है आपके लिए। रीतिकाल डेफिनेट हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। तो रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि के द्वारा रचित ग्रंथ रसविलास और मतिराम के द्वारा रचित ग्रंथ रसराज से रीतिकाल का प्रारंभ माना जाता है। रीति से तात्पर्य यानी रीतिकाल में रीति की बात करें, रीति का सामान्य अर्थ तरीका, शैली, प्रकार माना जाता है। हम किसी भी कार्य में देखते हैं, अरे ये कौन सी रीति है भाई, यानी रीति से तात्पर्य तरीका, शैली या प्रकार से माना जाता है। किंतु रीतिकाल के नामकरण में रीति से तात्पर्य काव्यांग निरूपण से माना जाता है। काव्यांग निरूपण से लिया गया है। ये ऐसे ग्रंथ यानी रीतिकाल में रीतिकालीन ग्रंथ कौन से है, ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण उदाहरण दिए जाते हैं, यानी जो रीतिकाल के कवि थे उनके द्वारा रची गई रचनाओं में काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण, काव्यांग यानी काव्य शास्त्र जो अपन देख सकते हैं, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, रीतियाँ, शब्द शक्तियाँ, ये सब अपने काव्य शास्त्र में आते। तो रीतिकाल में अपन देख सकते हैं ऐसे ग्रंथ जो काव्यांगों के लक्षण उदाहरण दिए जाते हैं। रीति की प्रधानता के कारण और रीतिकाल में रीति की प्रधानता यानी ऐसे लक्षणों की प्रमुखता के कारण यह रीतिकाल कहलाता है। यानी ऐसे काव्यांग वाले लक्षण इस समय में लिखे गए थे
इसी कारण ये रीतिकाल कहलाता है। रीतिकाल के वर्गीकरण की बात करें तो अपने पूर्व में भी जाना है। रीतिकाल का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया था, जो मैंने आपको पूर्व की कक्षाओं में भी बता दिया वर्गीकरण करके। किंतु किसे रीतिबद्ध कहते हैं, किसे रीति सिद्ध कहते हैं, किसे रीति मुक्त कहते हैं, ये पारिभाषिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1 आता है रीतिबद्ध। वे कवि जो रीति के बंधन में बंधकर लक्षण ग्रंथों की रचना की, उत्कृष्ट काव्य की रचना की, वो रीतिबद्ध काव्य या रीतिबद्ध कवि कहलाते। यानी रीति के बंधन में बंध के उस समय के तरीकों के अनुरूप, उस समय के वातावरण के अनुरूप, उस समय के समाज के अनुरूप उन्होंने उस बंधन में बंध के जो लक्षण ग्रंथों की रचना की और अपने काव्य को और उत्कृष्ट बनाने का कार्य इनके द्वारा किया गया, वही रीतिबद्ध काव्य कहलाता है। कहा जाता है रीतिकाल के द्वार भी रीतिबद्ध कवियों के द्वारा खोले गए थे। रीतिकाल के द्वार की बात करें, रीतिबद्ध कवियों ने ही रीतिकाल के द्वार यानी रीतिकाल का प्रारंभ भी रीतिबद्ध कवियों के द्वारा ही माना जाता है। अब रीतिबद्ध कवियों में अपने प्रमुख कवियों की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है देव, केशवदास, मतीराम, भूषण, भिखारीदास, कुलपति मिश्र, ग्वाल, जसवंत सिंह, ये आदि कवि रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में प्रमुख माने गए हैं, जिनमें केशव की बात, भूषण की बात बहुत महत्वपूर्ण कवि भी ये माने जाते हैं। अब अपन नंबर 2 रीतिकाल के वर्गीकरण में नंबर जो 2 है वो है रीति सिद्ध कवि। यानी रीति सिद्ध कवि या रीति सिद्ध काव्य से तात्पर्य वे कवि जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे। आपको ध्यान में रखना, रीतिबद्ध कवियों ने रीति के बंधन में बंध के रीतिबद्ध काव्य रचना लिखी थी, किंतु यहाँ रीति सिद्ध कवियों ने रीति ग्रंथ नहीं लिखे लेकिन काव्यांगों के उदाहरण लिखे। यानी उन्हें रीति की भली भांति जानकारी थी। उन्होंने जो काव्यांग यानी रीतिकाल में रस, छंद, अलंकार है उनके उदाहरण इनके द्वारा लिखे गए थे। और रीति सिद्ध कवियों की बात करें तो एकमात्र रीति सिद्ध कवियों में जो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं, कवि बिहारी। यानी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और एकमात्र रीति सिद्ध कवियों की बात करें तो रीति सिद्ध कवियों में कवि बिहारी का नाम आता है। नंबर 3 पे अपन आए रीति मुक्त कवि। वे कवि जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त थे, यानी नाम से ही अपने को विदित हो रहा है रीति मुक्त कवि, यानी रीति के बंधन से पूर्णतः ये मुक्त थे और इसी कारण इन्हें रीतिबद्ध मुक्त कवि कहा जाता है। इन्होंने काव्यांग निरूपण वाले उदाहरण नहीं लिखे थे, यानी इन्होंने अपने काव्य रचनाओं में जो रीतिबद्ध कवियों के द्वारा उदाहरण लिखे गए थे वो उदाहरण इनके द्वारा नहीं लिखे गए थे और ये स्वच्छंदवर्ती के कवि थे। यानी ये जो रीति मुक्त कवि थे स्वच्छंदवादी, स्वच्छंदवर्ती के, अपनी इच्छा के अनुरूप, भक्ति भावना के अनुरूप इन्होंने काव्य रचनाएं की थी। और रीति मुक्त कवियों में 4 कवियों के नाम प्रमुख तौर पे आते हैं।
नंबर 1 पे अपन घनानंद जी का नाम ले सकते हैं, नंबर 2 पे आलम का नाम ले सकते हैं, नंबर 3 बोधा और नंबर 4 ठाकुर। ये रीति मुक्त कवि। और इस प्रकार अपन ने जाना रीतिकाल का वर्गीकरण 4 भागों में। ये मैंने आपको पुनः इसलिए बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रीति रस तरंगिणी पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में है, तो रीतिकाल के बारे में निश्चित तौर पे पूछा जाता है। तो ये आज अपन ने केवल रीति का वर्गीकरण किया है। अब हम रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि रीतिकाल की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी, कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ थी। तो अब हम रीतिकाल की विशेषताएं, जो आपके बड़े प्रश्न में भी आ सकता है, रीतिकाल की विशेषताएं, या आप इन्हें प्रवृत्तियाँ कह दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यह आपके प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है। रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ बताइए या रीतिकाल की विशेषता बताइए। तो रीतिकाल की विशेषताओं की बात करें, पहली विशेषता अपन देख सकते हैं प्रचुर मात्रा में रीति निरूपण। यानी रीतिकालीन विशेषताओं में देखें तो रीतिकाल की पहली विशेषता आपके सम्मुख आती है प्रचुर, यानी अधिक मात्रा में रीति का निरूपण किया गया था। रीतिकाल में रीतिकाल के विलासी राजाओं के द्वारा जो कवियों को आश्रय दिया जाता था, उन कवियों के द्वारा प्रचुर मात्रा में रीति ग्रंथ लिखे गए। और इन ग्रंथों में हम देख सकते हैं सर्वांग निरूपण और विशिष्टांग निरूपण। इन कवियों के द्वारा किया गया, यानी काव्य निरूपण इनके द्वारा किया गया था। काव्य निरूपण में सर्वांग निरूपण और विशिष्टांग निरूपण। सर्वांग निरूपण से तात्पर्य काव्य शास्त्र के सभी नियमों का, संपूर्ण क्षेत्र का जो वर्णन उन्होंने अपने काव्य रचना में किया, वो सर्वांग निरूपण कहलाता था। और विशिष्टांग निरूपण यानी एक विशेष काव्य अंग का वर्णन जो किया जाता था वो विशिष्टांग निरूपण कहलाता था।
यानी हम जान सकते हैं सर्वांग निरूपण से तात्पर्य जो रीतिकालीन कवियों के द्वारा रीति ग्रंथ लिखे गए उनमें रस, छंद, अलंकार सभी का वर्णन जो किया वो सर्वांग निरूपण कहलाया। और जिन्होंने अपने काव्य में केवल एक अंग का निरूपण किया, जैसे केवल रस का ही वर्णन ले ले, केवल अलंकार का वर्णन ले ले, वो विशिष्टांग निरूपण कहलाता था। नंबर 2 विशेषताओं की बात करें अपन तो जैसे कि अपन ने ऋतुकाल में जाना था, ऋतुकाल को श्रृंगार काल भी कहते। तो ऋतुकाल की प्रमुख विशेषताओं में दूसरी विशेषता है श्रृंगारिकता का वर्णन। श्रृंगार, ऋतुकाल में सर्वाधिक श्रृंगार रचनाएं की गई थी और इन ऋतुकालीन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्नचित करने के लिए, उनकी विलासवर्ती के लिए उनसे अधिक धन प्राप्त करने के लिए ऋतुकालीन कवियों ने श्रृंगार का वर्णन किया। और इस श्रृंगार वर्णन में अपन देख सकते हैं संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का ही वर्णन देखने को अपने को प्राप्त होता है, यानी संयोग और वियोग। श्रृंगार रस के 2 अंग होते, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसके अतिरिक्त ऋतुकालीन कवियों ने नखशिख वर्णन, यानी नखशिख से तात्पर्य संपूर्ण अंगों का चित्रण जो किया जाता है वो नखशिख वर्णन कहलाता है। तथा इसके अतिरिक्त ऋतुकाल में श्रृंगारिकता में विलासिता, भोग आदि का वर्णन भी इन ऋतुकालीन कवियों के द्वारा किया गया। तो इस आधार पे अपन देख सकते हैं दूसरी विशेषता श्रृंगारिकता। तीसरी विशेषता है ऋतुकाल की अलंकारों की प्रचुरता। ऋतुकाल में अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था। अलंकारों की प्रधानता के कारण ही ऋतुकाल को अलंकार काल या अलंकृत काल भी कहते हैं। यानी काव्य और नारी दोनों से संबंध जोड़ते हुए इन्होंने कहा कि यदि नारी का श्रृंगार अलंकारों के बिना नहीं हो सकता है तो काव्य का श्रृंगार भी अलंकार के बिना नहीं हो सकता है। इन्होंने काव्य और नारी दोनों को एक साथ बताते हुए अपनी काव्य रचना में इन्होंने अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग किया था। केशवदास जी की बात करें जो ऋतुकाल के ऋतुबद्ध कवियों में माने जाते हैं, उन्होंने तो अपनी काव्य रचनाओं में अलंकारों की झड़ी लगा दी थी। उन्होंने अपनी
काव्य रचना में कहा कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सुरत विरत, यानी उन्होंने अलंकारों के लिए कहा कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी नारी के लिए और काव्य के लिए उन्होंने कहा भूषण बिनून विराजई कविता बनीता मित, यानी भूषण, भूषण मतलब अलंकार, अलंकार के बिना कविता और बनीता मतलब स्त्री की शोभा नहीं हो सकती है। तो इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग किया। इन्होंने ही नहीं, स्वयं बिहारी जी ने भी अपने दोहों में अलंकारों का प्रयोग किया। और इस काल में प्रमुख प्रमुख अलंकारों की बात करें तो यमक, यमक कवि भूषण का नाम सुना होगा आपने। कवि भूषण ने अपनी काव्य रचना में, वीर काव्य रचना में, यानी वीर रस के कवि वो माने जाते थे। शिवाजी वर्णन, छत्र साल दशक का वर्णन जो उन्होंने किया, उनमें यमक अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया था। आपने सुना भी होगा उनके काव्य रचना में, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी सो नगन जड़ाती है, यानी 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है। यानी भूषण ने अपने काव्य में यमक अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, यानी अलंकारों की प्रधानता रीति काल में बहुत ही थी और इसी अलंकारों की प्रधानता के कारण ये रीति काल की विशेषता भी मानी जाती थी। कवि भूषण को लो, मतीराम ने प्रकृति वर्णन में प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन रूप दोनों में अलंकारों का प्रयोग किया था। केशवदास जी ने अलंकारों का प्रयोग किया था। केशव की रामचंद्र चंद्रिका जो ग्रंथ है, उनमें छंद और अलंकार बार बार परिवर्तित होते रहते थे। तो ये रीतिकाल की तीसरी विशेषता आपके सम्मुख अलंकारों की प्रचुरता। चौथी विशेषता रीतिकाल की देखें तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ये रीतिकाल की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है, क्योंकि रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों के द्वारा तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा ही प्रशंसा की गई थी, क्योंकि उनको तो केवल समय के अनुरूप की बात करें तो अपने आश्रयदाताओं से धन चाहिए था और इसी धन के लिए केवल वो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। किंतु सभी कवि ऐसे नहीं थे। कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के लिए उन्हें प्रेरित भी किया, प्रशंसा की, उन्हें प्रेरणा दी। स्वयं यदि भूषण की बात करें तो कवि भूषण ने शिवाजी और छत्रसाल दोनों के राजाश्रय में रहे थे और इन दोनों के लिए इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी थी। तो
केशव की बात करें, केशव दास जी ने भी अपने आश्रयदाता की, वहाँ की राज नर्तकी की प्रशंसा की थी। कवि बिहारी की बात करें तो कवि बिहारी तो अपने ही राजस्थान में जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, और कवि बिहारी ने उनके लिए श्रृंगार, नीति, भक्ति के दोहे भी लिखे थे। किंतु कुल मिला के इस काल की महत्वपूर्ण बात करें तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा सर्वाधिक हुई। अगली विशेषता की बात करें अपन, ब्रजभाषा का उत्कृष्ट रूप। यानी ऋतुकाल में ब्रजभाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति भावना में डूबे कवि थे कवि बिहारी, कवि घनानंद, और ब्रजभाषा का खड़ी बोली के रूप में प्रयोग भी होने लग गया था। अगली विशेषता की बात करें तो नारी के कामनीय अंगों का वर्णन। यानी ऋतुकालीन कवियों ने, और ऋतुकालीन कवियों में कुछ कवियों ने नारी के कामनीय अंगों यानी नारी के अंगों का खुले रूप में वर्णन इन्होंने किया था। नखशिक वर्णन की जो अपन बात कर रहे हैं श्रृंगारिकता में, वो नारी के कामनीय अंगों का, यानी इस काल में नारी को केवल भोग विलास की वस्तु माना जाता था, और सामंत, आश्रयदाताओं, राजाओं को प्रसन्नचित करने के लिए नारी का सर्वांग निरूपण की तरह ही उनके अंगों का चित्रण किया गया था। अगली विशेषताओं की बात करें, प्रकृति के आलम्बन रूप का चित्रण। यानी ऋतुकालीन कवियों ने प्रकृति के आलम्बन रूप, उद्दीपन रूप, के साथ साथ प्राकृतिक छटा का भी वर्णन इन्होंने किया। यानी प्रकृति के सौंदर्य को इन्होंने खुले रूप से लोगों के सामने अभिव्यक्त किया। अपनी रचनाओं का माध्यम इन्होंने प्रकृति की सौंदर्यता को बनाया था। अगली विशेषताओं की बात करें, भक्ति, नीति, नीति व श्रृंगार का त्रिवेणी संगम। इस काल में ऐसा नहीं कि केवल भोग विलास में ही कवि रहे थे, इन्होंने भक्ति, नीति और श्रृंगार के बारे में भी इन्होंने खूब लिखा। स्वयं कवि बिहारी की बात करें तो कवि बिहारी के 70 दोहे भक्ति रस के थे। यानी कवि बिहारी, कवि केशवदास की बात करें तो कवि केशवदास ने मां शारदे की वंदना से ही अपने
कार्य यानी अपने काव्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने माँ शारदी, माँ सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा कि बानी जगरानी की उदारता बखानी न जाए, यानी हे माँ शारदे, आपके उदार, आपके आशीर्वाद को कैसे बखाना जाए। स्वयं उदाहरण देके प्रस्तुत किया कि पति बनने 4 मुख, पूत बनने 5 मुख, नाती बनने 6 मुख, तदपि नहीं, यानी हे माँ शारदे, आपके पति स्वयं ब्रह्मा जी है, उनके 4 मुख है। आपके पुत्र शिव जी है, उनके 5 मुख है। आपके पौत्र कार्तिकेय है, उनके 6 मुख है। जब उनके इतने मुख है फिर भी उनके द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो हमारे द्वारा तो कैसे किया जा सकता है। तो भक्ति की प्रधानता भी इस काल में रही। अगली विशेषता राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। और अगली विशेषता भौज्ञता व चमत्कार का वर्णन। ये अपन ऋतुकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख विशेषताएं हम जान सकते हैं। यह आपके ऋतुकाल में बड़ा प्रश्न आपके बन सकता है, तो इसमें आप देख सकते हैं ऋतुकाल की अपन ने सारी विशेषताएं देखी है। और आज यहीं तक आपकी कक्षा। इसके बाद अगले टॉपिक में अपन ऋतुकाल के कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।